तो हाइपोनेट्रीमिया एक्चुअली क्या है कि आपने कोई सूप बनाया है, तो सूप के अंदर जो है वो पानी भी है और उसके अंदर एक साल्ट भी है। तो इसका एक इम्तजाज है हसीन कि वो 135 और 142 इसके दरमियान घूमे। अब नमक किसी भी वजह से कम हो जाए तो वो हाइपोनेट्रीमिया होगा, जब वो 135 से कम हो जाए। अब वो या तो आपने गलती से उस सूप में ज़्यादा पानी उडेल दिया तो भी वो हाइपोनेट्रीमिया बन जाएगा, या किसी वजह से जो है वो साल्ट कम डाला गया है तो भी वो हाइपोनेट्रीमिया है। या किसी प्याली को छलावा आया तो उसके अंदर अभी नमक हिला हुआ नहीं था, वो जो उसके अंदर लाइक उसका क्रिस्टल बहुत बड़ा पड़ा हुआ था, स्टोन नुमा साल्ट, वो सारा बाहर चला गया। तो पानी भी बहर गया, लेकिन उस छलापे के साथ जो है वो सोडियम की अमाउंट और ज़्यादा बाहर चली गई। तो इससे भी डिस्प्रपोर्शनेट सोडियम कम हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो है वो हाइपोनेट्रीमिया करवाती हैं। तो इसको मुख्तलिफ बुक्स ने मुख्तलिफ तरीके से लिखा है। और जो डायग्नोस्टिक अप्रोच और एल्गोरिदम के हिसाब से मुझे सबसे अच्छा लगा है, वो यही है जो मैंने आपके सामने दोबारा कल भी रखा था, आज भी रख रहा हूँ। आज इसको थोड़ा फर्दन फर्दन डिस्कस करते हैं। कल क्लास थोड़ी बड़ी थी, इस वजह से ज़ाती तवज्जो नहीं मिल सकी कुछ लोगों को। तो बहरहाल ये कि आपने जब भी सोडियम का मसला आए, तो आपने पहले तो कंफर्म करना है कि यार ये हाइपोनेट्रीमिया है भी नहीं। वो यही कंफर्म होगा कि 135 से नीचे आ गया, तो मोस्ट लाइकली वो हाइपोनेट्रीमिया है। उसकी जो सिम्टम है, चूँकि जब हम एक्सोन पढ़ते थे तो सोडियम जो है वो सारी जो नर्व एंडिंग है वहाँ सोडियम पोटाशियम एटीपेज और उस पंप के जरिए, तो जितना भी ब्रेन का सर्किट है वो सोडियम के ज़िम्मे है, जितना पट्ठों का सर्किट है वो पोटाशियम के ज़िम्मे है, जितना हार्ट के सर्कल है वो ज़्यादा कैल्शियम के ज़िम्मे है। तो इसकी जो सिम्टम्स आती हैं वो ब्रेन वाली ज़्यादा आती हैं, जिससे आपकी हेडेक हो सकता है, नाज़िया वोमिटिंग हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, फिट्स हो सकते हैं, अल्ट्रासेंसोरियम हो सकता है, क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है। तो मोर लाइकली जो है वो सोडियम के जो भी सिम्टम्स आएंगी वो ब्रेन रिलेटेड ही होंगी। अ, जब हम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में थे तो कभी बहुत लूज मोशन लग जाते थे, तो फिर हेड एक ठीक नहीं होता था, और हमने ऑब्जर्व किया था हम जब पैनाडॉल भी लेते थे वो हेड एक ठीक नहीं होता था। मुझे फील यही होता था कि ये हैपोनेट्रीमिया का हेडेक है, और जब हम 2-3 ओआरएस ले लेते थे तो हेडेक ठीक हो जाता था। तो इस तरह ये बिहेव करता है। अच्छा, 2 into सोडियम मशहूर फार्मूला है, प्लस ग्लूकोज डिवाइडेड बाई 18 प्लस बीजू एन डिवाइडेड बाई 2.8। अब जब ये फार्मूला लगाते हो तो यूजली वो वैल्यूज़ बहुत अच्छी देते हैं, लाइक ग्लूकोज की वैल्यू वो दे देते हैं आपको 180, क्योंकि उधर कैलकुलेटर नहीं होता। डिवाइडेड भी आपने 18 किया तो सीधा आपका 10 आ गया। चल। सोडियम 100। हाँ। तो इसी तरह बीजू एन भी वो 28 दे देते हैं, पर 2.8 वो चेक कर रहे होते हैं कि इनको फार्मूला आता है। हाँ, इनका टाइम भी ज़्यादा हो। तो अगर तो वो ऑस्मोलैरिटी मोर देन 295 आ गई, तो हमारी जो एक्चुअल है वो 285 275 to 295 है। 295 से ऊपर है तो, चूंकि इस फार्मूले में ग्लूकोज है अभी हमने जो डिस्कस किया, तो ग्लूकोज किसी भी वजह से बढ़ेगा तो वो हाइपोनेट्रीमिया जो होगा हाइपर ऑस्मोलर होगा। उसकी वजह ये होती है कि ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव है, तो वो वाटर को अपनी तरफ खींचता है। जब वाटर इंट्रासेलुलर खींचा चला आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ, जो हमने डिस्कस किया था, 28 लीटर इंट्रासेलुलर पड़ा हुआ था, और बाकी जो 14 लीटर था वो जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पड़ा हुआ था। अब वो 28 लीटर में से कुछ जो है पानी चूंकि इधर आ जाएगा तो सोडियम जो है वो उसमें कम नज़र आएगा। तो ये हमें इस वजह से जो है वो ग्लूकोज सॉरी सोडियम कम हो जाता है। और हर 100 के लिए 1.6 भी लिखा हुआ है बुक्स ने, 2.4 भी लिखा हुआ है, यानी करेक्शन आपने करनी है। यानी अगर ग्लूकोज मेरा और आपका नॉर्मल 110, फास्टिंग को तो नहीं लेंगे हम, 140 130 इस रेंज में, 160 तक भी होता है। तो 180 to 200 जो है वो प्री डायबिटिक होते हैं, आपको पता है। और 200 से ऊपर तो मुहर लग जाती है जो डायबिटिक है। तो 180 की बजाय वो 280 है, तो आपने जो सोडियम आपका 135 आया है तो उसमें आपने 1.6 जमा करना है। तो ये बन जाएगा आपका 136.6। तो ये तो हाइपोनेट्रीमिया है ही नहीं। एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये शुगर 400 है
तो आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि जब वो 200 से ऊपर जाती जाती है शुगर, यानी 300, 400, 500, 600, फिर उसकी जो सकिंग पावर होती है वाटर की वो और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो आगे जाके जो करेक्शन फैक्टर है वो 2.4 हो जाता है। तो इसलिए जो कुछ सियाने साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अच्छी एवरेज बनाई है कि यार चूंकि शुरू में 1.6 है, बाद में 2.4 है, तो रफली जो है ये 1.9 और 2 के इक्वल है। तो वो उन्होंने हर 100 के लिए ना फिर 2 का करेक्शन फैक्टर जो है वो ऐड किया है। तो मतलब अगर ग्लूकोज फर्ज किया एक बंदे का, जैसे होंक है या ये जो डीके है, वहाँ पे ग्लूकोज आ जाता है एक पेशेंट का 500। तो अब तकरीबन जो 200 से ऊपर वाला है, 200, 300, 400, 500, तकरीबन 4 दूने 8, तो ये 8 का जो सोडियम है वो एक्चुअली जो है वो सूडो कम हुआ हुआ है। तो अगर वो 130 है तो वो 138 है। तो इस तरह जो है वो ग्लूकोज को करेक्ट करना होता है आपने। लेकिन चूंकि जब मैंने पेशेंट प्रैक्टिकली देखे हैं, आप डीके वाले आपने देखे होंगे, दे आर वेरी डिहाइड्रेटेड। और डिहाइड्रेशन चूंकि जब ग्लूकोज है वो ऑस्मोटिकली जब वो यूरिन से निकलता है तो वो पानी को भी खींच के जाता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। और डिहाइड्रेशन में फ्लूइड डेफिसिट होता है। तो एक्चुअली वो पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया में होते हैं। वो हाइपरनेट्रीमिया में इसलिए होते हैं कि पानी बॉडी का ज़ाया हो चुका होता है। तो अगर वो हाइपरनेट्रीमिया आपको शो हो रहा है कि 145 का हाइपरनेट्रीमिया है, तो एक्चुअली 7-8 का तो ग्लूकोज ने हाइपोनेट्रीमिया भी कराया हुआ है अपनी तरफ से, उसके बावजूद डिहाइड्रेशन से हाइपरनेट्रीमिया हुआ है। तो ये हाइपरनेट्रीमिया अगर वैल्यू 145 भी आ रही है तो ये है 152 या 150 प्लस है। तो ये जो अच्छे फिजिशियन हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये बात कोई दोबारा बता सकता है, क्योंकि ये ज़रा मुश्किल है। जी सर। बताएं फैजान। सर आपने बोला कि एवरी 100 mg पर डीएल ग्लूकोज की इंक्रीज से आपका सीरम सोडियम जो है वो 1.6 ml फॉल करता है। लेकिन ग्लूकोज अगर 400 से ज़्यादा, तो उसके बाद जो सोडियम की डेप्थ है वो 2.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को लेते हुए उन लोगों ने एक एवरेज दिया है कि 2 ड्रॉप कर जाता है विद एवरी 100 इंक्रीज इन एवरी 100, मतलब मिलीग्राम पर डील इंक्रीज होता है। लेकिन जो पेशेंट बेसिकली सर जो हमारे पास डीकेए वाले आते हैं या हार्म्स वाले आते हैं तो उनका सोडियम ज़्यादा होता है। अब जो अच्छे फिजिशियन वो इस बात को समझते हैं कि अगर पेशेंट का सोडियम इन केस ऑफ 140 आ गया है, तो 8 तो इसकी ऑलरेडी 400 या 500 आरबीएस की वजह से ड्रॉप हुआ है, तो ये एक्चुअल सोडियम इसका 147 148 है। जी बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह जो मैनिटोल है वो भी ऑस्मोटिकली एक्टिव डायजुरेटिक है। और वो भी क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो स्प्लिट होके कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ग्लाइसिन ये यूज़ करते हैं यूरोलॉजी वाले ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट में। और सार्बिटोल हिस्टेरोस्कोपी के लिए गैनी में वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, और माल्टोज। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जो कि ऑस्मोटिकली एक्टिव हैं। तो इन पेशेंट की जो ऑस्मोलैलिटी है, सीरम ऑस्मोलैलिटी मोर देन 295 है। और ये गिनी चुनी 3-4 चीज़ें हैं। तो हमारी कॉमन डे जो लाइफ है, अगर कोई हाइपर ऑस्मोलर हाइपोनेट्रीमिया आ गया, तो उसमें जो है हमने अंडरलाइंग काज को ट्रीट करना है, यानी डीके है या ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है होंक में, तो उसको अंडरलाइंग काज को ट्रीट करें, उसको इंसुलिन वगैरह दें। और ये जो प्रोस्टेट का जो सोल्यूशन उन्होंने यूज़ किया है, तो उसको आप इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं बाई ट्रीटिंग द अंडरलाइंग काज। और ये बहुत आसान है सारा टेबल। इसलिए आपकी बुक में मैं अभी अब आज आपकी बुक में ज़्यादा घुसूंगा, क्योंकि हम स्टडी वहाँ से करते हैं। ये इसको तो आप सबने बना लेना है अपनी बुक पे, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकली और एमसीक्यू सॉल्विंग यही टेबल है आपका। कोई एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो इस टेबल से पिक ना हो सके। वो मैं एमसीक्यू भी कल इंशाल्लाह आपको करवाता हूँ। और जो टॉक्स में आएगा कि इतना सोडियम होगा तो कैसे करेक्ट करोगे, वो हम कल फार्मूले भी सारे इंशाल्लाह लाहौर में बैठ के पढ़ेंगे। हाँ जी। तो दूसरा ये है कि अक्सर जो लिबार्ट्रीज हैं, हमारे जो ब्लड है उसमें जो डिवीजन है, 93% जो है ना वहाँ पे मतलब पानी है। और 7% जो है ना वो सल्यूट कंटेंट है ब्लड का। अब जब वो मशीन सैंपल लेती है, तो वो उसने उसको फिक्स किया हुआ है मशीन को कि भाई 93% जो है ये एक वाटर कंटेंट है ब्लड का। 7% जो है इसमें एक्सपोज किया हुआ है उन्होंने, इतने ही प्रोटीन है, लिपिड्स हैं और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो सल्यूट्स हैं।
तो एक्चुअली जब किसी बंदे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है तो उसके ट्राइग्लिसराइड 900 1000 तक, मैंने अपने पेशेंट भी ट्रीट किए हैं। और पैरा प्रोटीन होती है मल्टीपल मेलोमा की, और याद रखो वो होते भी कैटेनिक हैं, इसलिए एनायन गैप डिक्रीज्ड होता है मल्टीपल मेलोमा में। उस पे हम पूरी क्लास करेंगे, एनायन गैप पे भी। तो कैटेनिक प्रोटीन जब आती है तो वो जो 7% होता है ना, वो इंक्रीज होके 8% हो जाता है, 9% हो जाता है, या 10% हो जाता है। लेकिन चूंकि वो 7% उन्होंने सपोज किया हुआ है जो इनडायरेक्ट लैब्स हैं, तो उसकी वजह से ये एक लेबॉर्ट्री एरर आता है। तो जब भी एमसीक्यू आए तो इस तरह की चीज़ आपने देखनी है कि अगर वो विश्वास मोलर है, osmolality बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपने प्रोटीन और लिपिड्स के एमसीक्यू को टिक करना है, क्योंकि विश्वास मोलर में सिर्फ यही दो तीन काजेज हैं और कुछ नहीं है। और उस पर डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर जो भी वो दें, तो आपने उसको क्लिक करना है कि वो जो महंगी लेबॉर्ट्रीज हैं दुनिया में, तो वो सोडियम को दोनों चैम्बर अलग करके खुद ही देखती हैं। ये नहीं है कि वो 93 को सपोज करके देखती हैं। तो ये मेरी कोलीग थी, उन्होंने मुझे पीजी शेप के रोटेशन में पहली दफ़ा बताया था कि जो है दो कंपोनेंट 93% और 7% है। बाद में मैंने बुक में पढ़ा तो फिर ये मुझे वाकई समझ आई। तो ये जो है ना लैब्स का एरर होता है। हमारी बुक जो यूजुअली शुरू करती है ना हाइपोनेट्रीमिया को, और जो टेबल वो देती है वॉल्यूम कम वॉल्यूम ज़्यादा, तो वो डायरेक्ट ही तीसरे आर्म पे आ जाती है हाइपोस्मोलर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 2 इंटू सोडियम प्लस ग्लूकोज डिवाइडेड बाई 18 प्लस BUN डिवाइडेड बाई 2.8 जब आप लगाते हो, तो 95% आप यहीं पे फॉल करते हो, जो अभी हमने नुक्कर पे देख रहे हैं हाइपोस्मोलर लेस देन 275 होता है। अब उन्होंने तो वॉल्यूम की बात की है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि हम यूरिन ऑस्मोलैरिटी को देखें कि हमारा जो मेन मसला है एडीएच का बटन ऑन है या ऑफ है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपको बताया था, यूरिया यूरिन से मुराद है, यूरेटिक्स जो यूरिन को बढ़ा देते हैं, डायूरेटिक्स जो यूरिन को बहुत ही बढ़ा देते हैं, और एंटी डायूरेटिक्स जो यूरिन के वॉल्यूम को कम कर देते हैं। अब अगर एडीएच का बटन ऑन होगा तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, उसने सारा पानी रीअब्जॉर्ब करना है। तो बस याद ये रखें कि अफ्तारी के टाइम, सख्त गर्मियों में जून जुलाई के रोज़े के टाइम, अव्वल तो असर मगरिब टाइम यूरिन आता ही नहीं है, क्योंकि बंदा इतना डिहाइड्रेटेड होता है। लेकिन अगर वो करने भी जाए तो उसका जो रंग होता है वो काफ़ी येलो होता है, डार्क होता है। तो उसकी वजह ये होती है कि एडीएच का बटन ऑन होता है और यूरिन मैक्सिमली कंसंट्रेटेड होता है। स्पेशली जो लोग धूप पे काम करते हैं, हमारे काश्तकार लोग, या मुल्तान में जो रोज़ा रखते हैं, तो एडीएच का बटन जब भी ऑन होगा तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी मोर देन 100 होगी। और ये सर, ये मोर देन 100 ये मिली स्मॉल पर कीजिए कि क्या है? यूरिन ऑस्मोलैरिटी का मेरा ख्याल यूनिट यही है जो आप आज कर रहे हो, मिली स्मॉल पर केजी। ये मैं कह रहा हूँ सर कि और मिली पर केजी है सर ये? ये आगे आएंगे, सारी जो बुक वाली पिक्चर्स हैं तो उसमें कंफर्म कर लेते हैं अभी यूनिट क्या है इसका। अच्छा, तो एडीएच मोर देन 100 होगा। तो इसका यूजुअली मतलब यही होता है कि एडीएच उसी वक्त ऑन होता है जब ज़रूरत होती है बॉडी को। बॉडी को ज़रूरत तब होती है जब बंदा डिहाइड्रेटेड होता है, तभी ज़रूरत होती है एडीएच ऑन करने की। या डिहाइड्रेटेड होगा एक्चुअली, या फिर इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो वो सूडो डिहाइड्रेटेड होगा। उसको कहते हैं इफेक्टिव डिहाइड्रेशन, यानी कि वो इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम उसके पास नहीं है, जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो वो सूडो डिहाइड्रेशन होती है, लेकिन एक्चुअली वॉल्यूम के अंदर जो वेसल्स का वॉल्यूम है वो पूरा नहीं हो रहा होता। तो अब कुछ कंडीशनें ऐसी आती हैं जहाँ पे ये गड़बड़ करता है, उसको हम ऐसे ही एडीएच का नाम देते हैं। उस पे भी आज इंशाल्लाह पूरी पूरी हम बात करेंगे। तो दूसरी कंडीशन ये है कि जो जब हम सहरी के टाइम पूरी 1 1.5 लीटर की बोतल पी जाते हैं, और उसके वजह ये होती है कि हम चाहते हैं कि दिन को हमें प्यास ना लगे। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने एडीएच को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं दी हुई, वो तो यही देखता है कि बॉडी में जो है वो यू वॉल्यूम से भी स्टेट ऊपर जा रही है, डिल्यूशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो एडीएच का बटन झट से ऑफ हो जाता है। जब वो बटन ऑफ होता है तो यूरिन पतला होना शुरू हो जाता है। उसमें जो वाटर को अब्जॉर्ब करना था वो अब्जॉर्ब नहीं कर रहा,
तो यूरिन में अब जो चूंकि पानी ज्यादा है तो उसमें ऑस्मोल कम होना शुरू हो गए हैं। जब उसमें ऑस्मोल कम हुए तो उसकी ऑस्मोलैलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो चूंकि जब वो लेस देन 100 है, तो इसकी क्या वजह है? ये प्राइमरी पॉलीडिप्सिया है। ये कोई साइको बंदा भी जो बहुत ज्यादा पानी पीता हो, कुछ लोग कहते हैं इसको जिन है और ये 4-4 लीटर पानी पीता है, तो वो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया होता है। और इसी तरह जो शहरी के टाइम हम जानबूझ के पीते हैं, तो वो भी पॉलीडिप्सिया ही होता है। कब 2-2 लीटर लोग पी रहे होते हैं, ये पॉलीडिप्सिया है। तो एडीएच का बटन फौरन से ऑफ हो जाएगा। फिर आप देखो कि सलूट इनटेक एक बंदा नहीं करता, या वो टी एंड टोस्ट डाइट पे है, या बियर प्रोटोमोनिया करता है वो। सर तो ये ये वो, हाँ। सर इस तरह करेक्शन करें सर, ये इनएडिक्वेट सल्यूट इनटेक है, इनएडिक्वेट। हाँ, सलूट इनटेक कम है, ठीक है, इनएडिक्वेट सलूट इनटेक। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो यूरिन का वॉल्यूम निकालने के लिए, वी मैक्सिमम बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो सलूट इनटेक है उसको डिवाइड किया जाता है केस के ऊपर, यूरिन ऑस्मोलैरिटी के ऊपर। अब होता ही है कि नॉर्मली सलूट इनटेक हमारी जो रेगुलर डाइट है उसका यूजली 600 है। अगर आपने कोई पिज़्ज़े चटपटी चीज़ें खा ली, पिज़्ज़े भी खा लिए, बर्गर भी खा लिया, तो आपका उस दिन सलूट जो लोड है 800 हो जाएगा। तो अब हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, पानी बढ़ रहा है, तो एडीएच का बटन आपके सामने ऊपर ऑफ है। तो वो तो उसको मैक्सिमम डलूट करना चाहता है, तो वो यूरिन को डलूट भी करेगा, डलूट करेगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी लेस देन 100 हो गई है। तो अगर आप फर्ज किया आपने 800 ml सलूट इनटेक लिया हुआ था, 800 डिवाइडेड बाई 100 अगर मैं करता हूँ या 99 करता हूँ, तो फिर भी 8 लीटर यूरिन बन जाएगा। 800 तकसीम 100 तो 8 लीटर। लेकिन इसी जगह पे आप रुक जाएं, एक बाबा है वो सिर्फ एक पत्ती पीता है, चाय पीता है, तो उसका जो लोड है वो है 150। तो अब जो मैंने ऊपर 800 रखा था पिज्जे बर्गर वाले बंदे का, अब मैं ऊपर 150 रखूंगा। नीचे तो एडीएच का बटन ऑफ है, वो 100 पहले से ऊपर आपको नजर आ रहा है, तो 150 तकसीम जब 100 में करूंगा, तो फैजान मैक्सिमम यूरिन कितना बन रहा है? 1.5 लीटर। तो इस बंदे का जो यूरिन मैक्सिमम वो प्रोड्यूस कर सकता है, चूंकि सलूट के बगैर यूरिन वॉल्यूम आप जनरेट नहीं कर सकते, तो ये यूरिन मैक्सिमम बनेगा 1.5 लीटर। अगर ये बंदा 4 चाय पीता है सुबह, 4 चाय पीता है दिन को, और 4 चाय पीता है रात को, तो उसने लिया है, फर्ज किया आज 2 लीटर का वॉल्यूम। लेकिन उसका जो यूरिन टोटल बन सकता है ड्यू टू लो सल्यूट्स, वो बन सकता है मैक्सिमम, वी मैक्स है उसका 1.5 लीटर। ऊपर वाले 500 ml कहाँ गया? वो फंस गया बॉडी में। जब ऊपर वाला वॉल्यूम फंस गया, किडनी जो मर्जी करे नहीं निकाल सकता। ये ना समझो कि इसको एक ही आई है या सी के डी, नहीं। ये कुदरत का कानून है कि सल्यूट के बगैर किडनी जनरेट नहीं कर सकता एक हैंडसम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है। तो वो चुनाचे उसका जो है वो टी एंड टोस्ट डाइट वाले हैं या बियर पोटोमानियम वाले हैं, तो इनका जो है वो यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होता, जिसकी वजह से अगर वो ज़्यादा इनटेक ले रहा है तो वो पानी फंसता जाएगा और उनका जो है वो सोडियम कम हो जाएगा। बहरहाल ये प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, तो ये एमसीक्यू आएगा वहाँ पे। जब आपको एमसीक्यू वहाँ आए और आप देखो कि उन्होंने यूरिन की ऑस्मोलैरिटी आपको दे दी है 100, 90 या 80, आपने आंखें बंद करके इसी टेबल की तरफ आना है कि यार इतना पतला यूरिन, ये क्यों इतना डल्यूट यूरिन बना रहा है, यानी उसमें तो ऑस्मोल ही नहीं है, लेस देन 100 है। तो आपने सोचना है या तो ये बंदा साइको है, इसको इसने पानी पिया ज्यादा है, या ये बंदा जो है कोई बाबा है जिसको कोई सही डाइट नहीं मिल रही, या ये कोई शराब पीता है, या ये टी एंड टोस्ट डाइट खा रहा है, इसके ऑस्मोल ही नहीं है। तो ये लेस देन ऑस्मोलिटी इसमें से कंफर्म एक एमसीक्यू आता है। और वहाँ पे आप लोग पता नहीं कैसे मिक्स करके बैठे होते हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, इसको पिक करना बहुत आसान है, क्योंकि लेस देन 100 यूनिट ऑस्मोलिटी वाले सिर्फ यही हैं। बाकी अच्छा इधर आ जाओ, अगर ऑस्मोलिटी है मोर देन 100, यूजली यही होती है। तो अब आप देखो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, मैं सोडियम को सारी जिंदगी वाटर समझता हूँ। यानी
जब भी बात सोडियम की हो रही होती है, मेरे जहन में ये चल रहा होता है कि गुर्दा पानी को बचा रहा है या पानी को ज़ाय कर रहा है। मैं सोडियम को सोडियम नहीं लेता, ये मेरी एक फितरत है और मैं अपने सारे सवाल इसी तरीके से ठीक करता हूँ। तो अब आप देखो कि फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम लेस देन 20 है, तो मैं इससे ये सर मुराद ले अ, रहा हूँ। सर मैं जी। यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा सर, ये बेसिकली यूरिनरी सोडियम है सर, ये फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम नहीं है। अगर सर आप जरा काइंडली कंफर्म कर दें, ये सर यूरिनरी सोडियम है, लेस देन 20 ग्रेटर देन वो 20। जी जी, स्ट्रीना लेस जी देन कस्तर 1 भाई, और ये स्ट्रीना लेस देन 2। ये ठीक कह रहे हैं ये भाई फैजान भाई ना, ठीक है। ये है यूरिनरी सोडियम लेस देन 20। फ्रैक्शनल ठीक एक्सक्रीशन है। तो वो परसेंटेज उसके अंदर आ जाएगी ना। वो वो लेस देन 1% और मोर देन 2% उस तरह आता है। ये मुकरम भाई का चार्ट है, लेकिन इसको आपने जब नोट करना है तो यूरिनरी सोडियम जो है वो कर देना है। तो लेस देन 20 का मतलब ये है कि गुर्दा सोडियम को भी कंजर्व करना चाह रहा है और वो वाटर को भी कंजर्व करना चाह रहा है। अब गुर्दा सोडियम और वाटर को क्यों कंजर्व करना चाहता है? या तो वो एक्चुअली वाटर डेफिशिएंट है या वो सूडो वाटर डेफिशिएंट है, सर्कुलेशन। एक्चुअली वाटर डेफिशिएंट यही है कि एक पेशेंट को बर्न हुआ, वहाँ से वाटर ज़ाय हो गया, एक पेशेंट को वोमिटिंग हुई, एक पेशेंट को डायरिया हुआ। और सूडो डेफिशिएंट ये होता है कि पानी तो शायद है लेकिन वेसल्स के अंदर पानी नहीं है। तो वो आपका जो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, सिरोसिस है। तो ये जो है लेस देन 20 यूरिनरी सोडियम। बहुत शुक्रिया फैजान, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया है। और ये चीज़ें बताया करो क्योंकि हम सारे जो है स्टूडेंट हैं। जजाकल्ला। और आगे जो है यूरिनरी सोडियम अगर मोर देन 20 है या मोर देन 40 है, यूजली वो जैसे जिशान भाई कह रहा था, कुछ बुक्स में 40 लिखा हुआ है, कुछ में 20। तो आपने 20 बोलना है, अगर वो इतराज़ करे तो फिर 40 वाला हिसाब किताब। तो अब आप देखें कि इसका मतलब है कि यूरिन में सोडियम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो वेस्ट होने के लिए या तो गुर्दा खुद ख़त्म हो चुका है, या गुर्दे के वो चैनल ख़राब हैं जो सोडियम को कंजर्व करते हैं, या गुर्दे को मजबूर किया जा रहा है उसको सोडियम निकालने के ऊपर। अब अगर हाइपरवोलीमिया है, यानी फ्लूइड ओवरलोड भी उसमें थोड़ा बहुत है, और साथ वो सोडियम भी ज़्यादा रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सोडियम को वो कंजर्व नहीं कर सकता और पानी वो निकाल नहीं सकता। वो कंडीशनें हैं AKI और CKD। और जो हाइपोवोलीमिया है, इसका मतलब है कि किडनी को मजबूर किया जा रहा है साल्ट निकालने पे। तो वो या तो वो डायूरेटिक है, जैसे थायराइड है वो सोडियम वेस्टिंग है, आप सबको पता है, या लेसिक्स है, इवन सारे हैं। या थायराइड लाइक जो डिसऑर्डर है गिटलमैन है, या लेसिक्स लाइक डिसऑर्डर है वो बार्टर है, या सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम है, या जो सोडियम को पकड़ने का मेन हार्मोन है एल्डोस्टिरोन जो जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है कार्टेक्स के, तो वो वहाँ पे पूरा नहीं है, वो एक्ट नहीं कर रहा। और बाइकार्बोनेट यूरिया का आपको वोमिटिंग के साथ अच्छे तरीके से बताया था कि वो बाइकार्बोनेट उसको साथ लेके मजबूर कर रहा है बेसिकली। अब जो यू वोलिमिक है, चूंकि सबसे ज्यादा काजेज यही आती हैं, हमने कल भी आपको बताया था, आज इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। इसको SIADH इसमें रखा हुआ है। तो इसमें होता ये है कि SIADH में सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सेक्रीशन है। तो ऐसे मैंने तो एक स्ट्रेस और एक ऐसे SIADH ही याद किया हुआ है। और A से जो है वो एड्रीनल इनसफिशिएंसी हमने याद किया हुआ है क्योंकि वो इसका भरपूर DD है। और D से ड्रग्स हैं, वो काज ऑफ SIADH हैं। और H से हाइपोथायराइडिज्म है। तो वो किताब वाले, एक मैं आज पढ़ रहा था एक किताब, तो वो कह रहा था कि अगर आपका कोई प्रोफेसर या कोई सीनियर रजिस्ट्रार या कंसल्टेंट कहे कि ये तो SIADH है, तो आपने उससे फौरन कहना है, सर क्या हमने यू वोलीमिया को रूल आउट कर लिया है? फिर अगर कहते हैं हाँ यू बुलिमिया तो है, वो कहता है, फिर आपने कहना है, सर क्या हमने एड्रिनल इनसफिशिएंसी को रूल आउट कर लिया है? सर क्या हमने थायराइड को रूल आउट कर लिया है? तो आपने ये जब तक ये चीज़ें रूल आउट नहीं की, हाइपोथायराइड को, एड्रिनल इनसफिशिएंसी को और यू बुलिमिया को, आप उस तब तक आप उसको SIADH नहीं कह सकते, बेशक आप स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं उस समत में। तो SIADH में होता यह है कि वाटर इनअप्रोप्रिएटली वो होल्ड कर रहा है, तो हो तो जाना चाहिए हाइपरवोलीमिया,
लेकिन होता यूवोलीमिया है। क्यों? उसकी वजह यह कि जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल पे स्ट्रेन आती है हाई फ्लूइड की वजह से, तो बीएनपी रिलीज होता है। बीएनपी आपको पता है वो नाइट्रीजुरेटिक है। इसी वजह से आप ऊपर देखो तो आपको सोडियम मोर देन 20 नज़र आ रहा है। तो ऐसा ही एडीएच में जो निकाल रहा होता है सोडियम, वो आपका बीएनपी होता है। और इसी सोडियम के निकालने के बाद वो इसको हाइपरवोलीमिया नहीं होने देता, वो इसको स्केप में जो है वो ले जाता है फ्लूइड ओवरलोड के। तो इसलिए ऐसा ही एडीएच में जो कि पानी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, और बाद में फिर उसकी बीएनपी से प्रेशर नाइट्रोजूरेसिस होती है, तो उसके साथ यूरिक एसिड भी हाई फ्लो के साथ चला जाता है, तो यूरिक एसिड भी हमेशा ऐसा ही एडीएच में कम होता है। तो बहरहाल ये एक टेबल है, इसको आपने हमेशा याद करना है। इसमें ये करेक्शन कर ले फैजान भाई वाली, एक उन्होंने फैजान भाई ने बताई है कि सलूट इनटेक की जगह आपने लो सलूट इनटेक लिखना है। और ये जो मुकरम भाई ने फीना लिखा हुआ है, इसको यूरिनरी जो है वो आपने सोडियम लिख देना है। तो बाकी ये टेबल मेरे ख्याल में ठीक है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये उन्होंने भी यही दिया हुआ है एक ये सर देखो। ये टेबल के हाँ हाँ, सर बताएं। ये कैंडिडेट के लिए बात है, ये टेबल सर बहुत डिफिकल्ट टेबल है ना रिमेम्बर के लिए। मैं सर इसको चैट जीपीटी का एक तरीका भेज देता हूँ, उसके थ्रू अगर इस टेबल को बंदा चैट जीपीटी के थ्रू इसको ब्रेक डाउन करे तो फिर बहुत इजी हो जाता है सर ये टेबल। चलो वो भी अगर आपके पास है तो मुझे भेज दो, मैं अभी लेक्चर की जीनत बनाता हूँ और आप उसको थोड़ा सा बता देना इधर। ना ना सर, वो चैट जीपीटी वाले सर वो वहाँ पे खुद देते हैं ना, मतलब सर आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं ना कि आप सर उनको कमांड देते हैं कि नहीं नहीं, हाइपरनेट्रीमिया लेकिन के। लेकिन ये सर ये भी बहुत अच्छी टेबल है, क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं हाइपोनेट्रीमिया में, ये टी एंड टोस्ट वाला आता है वो भी एक्सप्लेन होता है, ये और सर हाइपोवोलीमिया वाला यूनिट भी वाला भी एक्सप्लेन होता होता है, फ्रैक्शनल है। एक्सक्रेशन वाला भी होता है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें ऐड ऑन की हुई है ना, एडीएस का स्विच ऑन और स्विच ऑफ ना, ये बहुत बड़ा क्लू हो जाता है इस टेबल से ना। तो ये हमें तो बड़ी मुश्किल रही, लेकिन ये जो अभी रिटर्न में अपेयर हो रहे हैं, वो अगर यही वाली टेबल को थोड़ा सा क्रैम कर ले ना, तो मेरे ख्याल में तो ये उनके लिए ये सारे हाइपोनेट्रीमिया वाले वो हो जाएंगे। हमें तो ये नहीं मिली थी, हम तो अभी रिटर्न एग्जाम दिए तो वो अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए, मुश्किल हुई हमें तो। बिल्कुल सर। जी जी, फैजान फैजान आपकी बात ठीक है, हर बंदे का अपना तरीका है। मैंने बहुत सी टेबल देखी हैं, वो सारी उनमें किसी में एडीएच मिसिंग है, जैसे जिशान भाई कह रहे हैं। किसी में कोई शुरू वॉल्यूम से कर देता है। जैसे अब बुक वाली आगे टेबल आएगी, मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो कवर होती है, और प्रैक्टिकली भी पेशेंट्स को इसमें सपोर्ट मिलती है थोड़ी सी, ठीक है ना। सर ये तो टेबल जो है ना सर, ये ये सीक्रेट देखो। नेफ्रोलॉजी में लिखा है, मतलब उन्होंने सर ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। सीक्रेट नेफ्रोलॉजी सर जो बुक है, अच्छा, सीक्रेट लेकिन ये नेफ्रोलॉजी। कल मैंने कहा था अप टू डेट से कोई भेजे। अब देखो ना, इन्होंने हैपोनेट्रीमिया शुरू कर दिया है, हैपोवोलीमिया से, यूवोलीमिया से, हाइपरवोलीमिया से, आपकी बुक में ना इन्होंने बेसिकली इसको यहाँ से उठाया है। ये जो ये नीचे वाला है ना, हाइपोवोलीमिया, यूवोलीमिया, हाइपरवोलीमिया, यहाँ से। तो ये तो टेबल बहुत ऊपर से शुरू होती है। तो ये बुक ने ये चीजें मिस की हैं, और ये पहले से स्ट्रीम लाइन हो गया है। उसमें फिर वो लेस देन 20 जो आप कह रहे हो, मेजर यूरिनरी सोडियम लेस देन 20, तो वो बाकी हमने भी यही टेबल ही कॉपी की हुई है उसमें, कि डायूरेटिक उसको मिले हैं, या बार्टर है, जिटलमैन है, साल्ट लूजिंग नेफ्रोपैथी है। लेकिन ये कि उसमें ये टेबल आपने वही लेनी है, लेकिन नीचे फिर ये सेम है। तो कंटेंट हमने दोनों जगह से लिए है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क है। अच्छा, ये इसमें जब हम एसिड बेस पढ़ेंगे, तो ये हमेशा जो है इनमें से एक टॉक्स पहले हर जमाने में आता रहा, एथानॉल का, या इथाइलिन ग्लाइकोल का, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, या मेथानॉल का। तो वो मेथानॉल में आई के सिम्टम दे देते हैं, ठीक है ना। और एथानॉल का वो फोमिपिजोल एंटीडोट होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल में वो ऑक्सालिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो उसमें जो होते हैं डायज़ेपाम वगैरह का जो कैरियर एजेंट होता है। तो इनमें से आता है। अब ये देख लो कि इनमें ऑस्मोलल गैप हमेशा वो एक दिया हुआ होता है, यानी सोडियम वो दे देते हैं, बीजूएन आपको दे देते हैं, और ग्लूकोज दे देते हैं। और मयर्ड उन्होंने आपको दिया हुआ होता है स्मोलल स्मोलैरिटी, लेकिन कैलकुलेटेड आपने खुद कैलकुलेट करनी होती है। जब आप देखते हो तो ऑस्मोलल गैप है, तो ये चार पांच चीजें होती हैं जो ऑस्मोलल गैप वाली होती हैं। लेकिन इनमें सोडियम को कुछ भी नहीं होता। तो ये आप इनको एक दो साइड पे कर लो। और जिनमें सोडियम को कुछ होता है, वो ये लिखे हुए हैं, हाइपरग्लाइसीमिया है आपका, मैनिटोल है, ग्लाइसिन है, माल्टोज है। ये अभी मैंने शुरू में ही ये आपको इधर ऐड कर दी थी, ये नुक्कर पे। तो ये वही है। एक्चुअली इस टेबल को हमने कोशिश किया कि
जामे से जामे कराएं कि हाइपरऑस्मोलर भी हैं ये वाली, और साथ हाइपोनेट्रीमिया भी करवा रही हैं। और जो हाइपोनेट्रीमिया नहीं करवाते, इनका एक टॉक्स का क्वेश्चन आएगा। इस पे मैंने एक दो टेबलें बनाई हुई हैं अपनी बुक के लिए, इंशाल्लाह वो आपको शेयर कर दूंगा कि इथाइलिन ग्लाइकोल, और इनकी करेक्शन भी वो टॉक्स में जिशान भाई को आता होगा कि उसका इथाइलिन ग्लाइकोल का 100 हो तो कितना है, वो सारी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है इसमें। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? हाँ, ये जरा आप लोगों को कंफ्यूजन एक होती है थोड़ी सी, इसको आज बड़े आसानी से आपको करवा देते हैं। एक्चुअली जब हाइपोनेट्रीमिया होता है बाहर, जब हाइपोनेट्रीमिया होता है तो वो क्विकली भी हो सकता है, रैपिडली भी, यानी एक बंदे को मोशन लगे बहुत ज्यादा, या उसको बर्न हुआ, या उसको उल्टी आई, तो उसका तो सोडियम फौरन जो है वो नीचे चला जाएगा। जैसे मैंने अर्ज किया कि किसी ने सूप बनाया हुआ है, तो सूप में उसने एक नमक का जो है जैसे गुड़ टाइप पत्थर नुमा भी जो डाइल्यूट नहीं हुआ उसको रखा, तो उसको छलापा आया थोड़ा सा, तो सूप का पानी भी गिरा, नमक भी बाहर गिरा, लेकिन नमक बहुत ज्यादा गिर गया एज कम्पेयर टू वाटर, तो वो हाइपोनेट्रीमिया सिग्निफिकेंट होता है। अब ब्रेन में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ऑस्मोल बनाए हुए हैं, जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, इसके अलावा ऑर्गेनिक जो है वो सल्यूट्स होते हैं। तो ब्रेन बाहर तो बेशक हाइपोनेट्रीमिया हो गया है, लेकिन ब्रेन की ऑस्मोल बाहर की ऑस्मोलैलिटी समझो 275 हो गई है, लेकिन ब्रेन अभी भी 285 टू 90 उस रेंज पे खड़ा हुआ है जो कि नॉर्मल है। अब ब्रेन को 1-2 दिन लगते हैं कि उसने अपने अंदर जितने आसमोल रखे हुए हैं उनको धीरे धीरे वो बाहर निकाले, ताकि वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश। तो बाहर तो इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, उसको अपने आप को ढालना है, वरना वो नुकसान में जाएगा। जी, वो नुकसान में कैसे जाएगा? वो नुकसान में ऐसे जाएगा कि उसकी ऑस्मोलैरिटी है 290, बाहर की ऑस्मोलैरिटी है 275, तो पानी तो रुख करेगा। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सल्यूट की, और ऑस्मोसिस क्या होती है कि वो सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है टुवर्ड द हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। तो अब ये यहाँ पे ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगी, पानी हाई कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, तो वो पानी ब्रेन के सेल्स में खुलियों में चले जाना शुरू करेगा। ब्रेन के सेल अगर अपने ऑर्गेनिक सल्यूट लॉस नहीं करते, उनको बाहर नहीं फेंकते, तो पानी पूरे ब्रेन का सेरिब्रल एडीमा कर देगा। और यू नो कि सेरिब्रल एडीमा विटामिन ए से भी होता है, और उसमें सल्काई गहराई लॉस होते हैं, सैंड लाइक अपीयरेंस होती है, फिर हम मैनिटोल देते फिरते हैं जो कि स्ट्रोक की भी कॉम्प्लिकेशन है। चुनाचे जो हैपोनेट्रीमिया जितना अर्ली होगा, तो उतनी ब्रेन को कम टाइम मिलेगा, और ब्रेन स्वेल करेगा, ब्रेन में एडीमा होने का चांस है। तो अगर आप उसको लेस देन 48 आवर हैं, अभी ब्रेन ने अपने आप को नहीं ढाला, तो बाहर के मेलियो को चेंज कर दो, ब्रेन के हम आहंग बना दो, ताकि ब्रेन के अंदर पानी ना जाए। यही वजह होती है कि जो एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया होता है, अगर आपको पता है कि यार इसका सोडियम तो 2 दिन पहले बिल्कुल ठीक था, अभी एकदम से इसकी हिस्ट्री भी शार्ट है, अभी ठीक हुआ है, तो अभी ब्रेन की ऑस्मोलैरिटी 290 से 285-86 तक ही है, यानी अपने वो सल्यूट ज़ाय कर ही रहा था कि आपने फौरन जो है बाहर की ऑस्मोलैरिटी को उसके बराबर आके खड़ा कर दिया, तो ब्रेन के लिए जो सर्वाइव करना है वो बहुत आसान हो गया है, और वो ब्रेन जो है सेरिब्रल एडीमा में नहीं जाएगा। अब उल्टा काम भी हो सकता है। उल्टा काम ये है कि हफ्ता हो गया हाइपोनेट्रीमिया को, वो धीरे धीरे हुआ था, और ब्रेन में पानी भी घुसा था, लेकिन ब्रेन ने अपने आप को ढालना शुरू किया। उसने अपने सल्यूट, अपने पोटाशियम और बाकी अशिया जो वाटर को खींच रही थी, उसने आहिस्ता आहिस्ता उनको बाहर निकाल दिया। जब ब्रेन ने उसको बाहर निकाल दिया, तो बाहर की ऑस्मोलैरिटी है 275, और अब आपने क्या कर दिया, और बाहर की ऑस्मोलैरिटी 275, और ब्रेन ने अपने आप को 295, 290, 285, 280, 278, 275 पे बराबर लेके खड़ा कर दिया एक हफ्ते की मेहनत के बाद। अब उसके पास कोई सल्यूट एक्स्ट्रा नहीं पड़ा हुआ जो उसकी कल को आए बुरे दिनों में काम करे। तो वो चूंकि अब सोडियम पेशेंट का 112 114 है आपके पास आया,
वहां पे कोई मेरे जैसा क्लिनिशियन बैठा हुआ था। उसने कहा, ओ हो, आपका तो सोडियम 110 है, 112 है, ये तो बहुत जुल्म हो गई है, इसको तो फिट्स हो सकते हैं, इसके इसको तो अल्ट्रासेंसोरियम हो सकता है, तो ये तो बहुत काम खराब है। उसने 3% नॉर्मल सलाइन के उसको 100 100 ml के 3 बोलस दिए, और उसने कुछ पलक झपकते ही 2 से 4 घंटे में बहर की ऑस्मोलैरिटी को दोबारा 282 पे, 284 85 पे वो लेके चला गया। अब देखो, ब्रेन की ऑस्मोलैरिटी है 275। अब उसको बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे जो ऑस्मोल उसने ज़ाय किए अपने अंदर दोबारा लेके आने में, उसको अपने अंदर की कंसंट्रेशन बनाने में, सेल्स को दोबारा तकवीत देने में उसको टाइम चाहिए। अब बहर हो गया है ऑस्मोलैरिटी 285, ब्रेन की अपनी है 275, तो बहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी फिर कंसंट्रेशन की तरफ भागेगा, तो ब्रेन के सेल से पानी निकलेगा, और वो ब्रेन के सेल को श्रिंक कर देगा, और ब्रेन का सेल अपनी मौत आप मर जाएगा, जिसको आप कहते हो सेंट्रल पांटाइन मेलिनोसिस। तो ये एक्चुअली है जो खेल चल रहा है, कभी वो सर्बलाडीमा की तरफ मैल हो जाता है, और अगर आप उसको विगरसली ट्रीट करते हैं तो वो फिर चला जाता है सेंट्रल पार्टाइन मेलिनोसिस की तरफ, जिसमें वो शरांक होके क्वाड्रिप्लेजिया भी हो सकता है, और उसकी रिकवरी भी बहुत कम है। और उसका टास्क का जो स्टेशन आता है पिगलेट साइन, तो वो एक मैंने शेयर भी किया था। आज मेरे ख्याल में दोबारा कोई जो है वो शेयर कर देगा। ये जो T2 वेटेड इमेजेस होते हैं, इनमें जो है वो नॉन इनहांसिंग हाइपर इंटेंस लीजन होगा इन द पॉन्टाइन एंड एक्स्ट्रा पॉन्टाइन रीजन। तो आपने बार ये याद रखना है कि क्या नज़र आता है, ये मेरे ख्याल है यहाँ मैंने लिखा हुआ है, एट 2 to 3 days आफ्टर करेक्शन द पेशेंट डिस्प्ले बिहेवियरल चेंजेस, cranial nerve palsy and progressive weakness, culminating in quadriplegia and Lagren syndrome. T2 weighted image show non-enhancing hyper-intense pontine and extra-pontine lesion। और इसको एक दो किताबों ने पिगलेट साइन लिखा हुआ है, और उन्होंने नीचे से जब पार्म्स और मिड ब्रेन को दिखाया हुआ है, तो वो लाइक एक पिग्स की तरह नज़र आता है। तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट। तो इसलिए आपने जब भी क्रोनिक हाइपरनेट्रीमिया को ट्रीट करने की कोशिश करनी है, तो आपने उसको वेरी जेंटल स्लोली ट्रीट करना है, ताकि मोर देन 48 आवर हो गए हैं तो सोडियम थोड़ा थोड़ा रेज हो, और ब्रेन को भी टाइम मिले वो अपने osmol दोबारा इकट्ठे करे, और अपनी ऑस्मोलैरिटी को जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है उसके बराबर जो है वो लेके आए। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? जी सर, मैंने सर वो पिगलेट आवाज़ आ साइन रही भी है शेयर भाई? कर दिया ग्रुप में। बहुत शुक्रिया। पिगलेट साइन मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं इधर भी इसको लेक्चर का रिकॉर्ड बनाना शुरू करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो ये हमेशा आता है आपका पिगलेट साइन, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। और इस दफ़ा उन्होंने एक दफ़ा ये पूछा था कि इसमें 100% मार्टेलिटी है या रिकवरी भी है। तो जहाँ तक मुझे याद है कि इसमें तकरीबन 70 to 80% मार्टेलिटी है, लेकिन रिकवरी भी हो सकती है। आपने ये नहीं कहना कि बिल्कुल जो है वो रिकवरी नहीं होती। ये जी, हाँ जी, ये देखें जैसे वो पिग्स का होता है, तो हाइपर इंटेंस लीजन जो बुक वाली वर्डिंग है वो भी साथ आपने याद रखनी है, 2 to 3 days बाद होगा। और जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो भी, क्योंकि हायर मेंटल फंक्शन है। अब आप सबको पता है कि क्रेनियल नर्व, टुडे लेक्चर स्पीड इज एडिक्वेट, ठीक, थैंक यू सर। तो जो क्रेनियल नर्व अल्फैक्टरी है, आपको पता है वो फ्रंटल लोब में, और जो 3 4 हैं वो सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल जो होता है मिड ब्रेन पे, 5 6 7 जो है वो आपके पॉन्स के लेवल पे, 8 9 10 जो है वो फिर मिड ब्रेन, सॉरी, उसके मेडुला ऑब्लोंगेटा लेवल पे, और जो आखिरी हाइपोग्लिसरल है वो आखिरी 12th जो है उसके कैनाल के साथ से जो है वो रिलीज होती है। दिस इज पिगलेट साइन। और ये है अच्छा, SIADH का थोड़ा सा अब आपको बता दें कि वो क्या चीज़ है। और उसका चूंकि बहुत बार बार पूछते हैं, मैंने एक पिक्चर बनाई थी। हाँ, ये है। सॉरी, आज मेरे पास बुक नहीं है, इधर वो गाड़ी में रह गई है। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ SIADH पूछते हैं। SIADH नाम से ज़ाहिर है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH।
यूजली तो वो मैंने कहा था कि अफ्तारी के वक्त एडीएच को होना चाहिए आप, या डिहाइड्रेशन के वक्त। लेकिन कुछ बीमारियों में, कुछ कंडीशनों में ये अप्रोप्रिएटली हाई, इन अप्रोप्रिएटली हाई हो जाता है। तो इसका क्राइटेरिया है, और ये टॉक्स में बार बार पूछा गया है। तो क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं कि जो सीरम की ऑस्मोलैलिटी होगी, 1 पॉइंट उसका है, एक यूरिन की ऑस्मोलैलिटी का है, और यू वोलीमिया का होना जो है वो मस्ट है। और जो है इसके अलावा अदर डिजीजेस ना हों, क्योंकि ऐसा ही एडीएच में हमने साथ ये आपको बताया था कि आपका जो एस आई ए डी एच होगा उसमें आपने रूल आउट अदर चीज़ों को करना है। अदर चीज़ आपकी मैंने ऐसे बताया था स्ट्रेस, और एस से एस आई ए डी एच, ए से एड्रीनल बताया था आपको, डी से ड्रग्स यानी वो एस आई डी एच की ही काज हैं, और साथ आपको हाइपोथायराइड बताया था। तो T3 T4 TSH वो चीज़ें आपकी जो है ना भरपूर एडिक्वेट होनी चाहिए। तो एस आई ए डी एच का क्राइटेरिया आपको 100% आना चाहिए। और इसमें जो डिफरेंस है एस आई ए डी एच का और सेरिब्रल साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम का, ये भी आपको फिंगर टिप पे आना चाहिए। और एस आई ए डी एच की जो काजेज हैं नेफ्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको फिंगर टिप पे आनी चाहिए। तो बहरहाल ये है कि जो ऑस्मोलैलिटी है लेस देन 270 होगी, क्योंकि ये हाइपोऑस्मोलर में है। आइसोऑस्मोलर में आपको बता दिए कि वो प्रोटीन ज़्यादा होगी या लिपिड ज़्यादा होंगे, जैसे मल्टीपल मेलोमा है। हाइपर ऑस्मोलर में आपको माल्टोज, मैनिटोल, जो मैनिटोल है, ग्लूकोज, वो सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हाइपोऑस्मोलर में यूवोलिमिक की जो काजेज हैं उसका एस आई एडीएच ही फार्मूला है। तो जो आपकी प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी है लेस देन 270, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी मोर देन 100। अच्छा, एक जगह पे मैंने ये लिखा है कि वो कहते हैं कि यूजुअली जो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी होगी वो भी सीरम ऑस्मोलैलिटी से ज़्यादा होगी। तो एस आई डी एच में लिखा हुआ तो मोर देन 100 है यूरिन की ऑस्मोलैलिटी, यूजुअली ये 300+ होती है। तो उधर 270 और नीचे उससे भी ज़्यादा। 2 पॉइंट आपके ऑस्मोलैलिटी के हैं। यूवोलीमिया का होना मस्ट है, अदर काजेज का होना ना होना मस्ट है, यानी थायराइड की काज ना हो, पिचोटरी की ना हो, रीनल इंसफिशिएंसी ना हो, डायूरेटिक यूज ना हो, और यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम मस्ट है कि वो ज्यादा हो, जो 40 लिखा हुआ है। उसकी वजह भी आपको बताइए कि बीएनपी ये करवा रहा होता है। तो इसलिए जब वो मैंने आपको प्रोफेसर वाली बात बताई, उससे आपको ये कभी नहीं भूलेगा। अगर आपका एसआर कहता है कंसल्टेंट कि ये ऐसा ही एडीएच है, तो आप उससे पूछते हो कि सर क्या ये हाइपोस्मोलर है? वो कहता है हाँ। फिर आप कहते हो सर यू बुलिमिक है? वो कहता है हाँ यू बुलिमिक है। फिर आप कहते हो सर आपने एड्रीनल और डायूरेटिक या हाइपोथायराइड की काजेज निकाली है? वो कहता है वो तो अभी नहीं निकाली। फिर आप कहते हो यूरिन ऑस्मोलैरिटी सर भी इसकी चेक हुई है कि ये मोर देन 100 है? अच्छा, अब देखो, जब एक पेशेंट है उसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी 270 है, तो लो है ना। एक्चुअली 270 तो लो है। अब होना ये चाहिए कि उस बंदे का पेशाब पतला होना चाहिए, ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा निकालें हम। पहले ही हमारी ऑस्मोलैरिटी लो हो चुकी है। तो ये पैराडॉक्स है। बजाय ये कि यूरिन ऑस्मोलैरिटी 80 होती, 100 होती, 90 होती, यूरिन पतला होता, उसमें ऑस्मोल कम होते, पानी ज्यादा होता, ये उल्टा है। तो यही एमसीक्यू आएगा हमेशा आपका। तो यही एमसीक्यू में आपने, जैसे उदिशान भी ने कल कहा था, उधर लेटरल टू थर्ड वाइब्रो दिया हुआ होगा कि वो मिसिंग है, और वो स्लीपीनेस ज्यादा होगी उसको, या वेट गेन होगा, या डिप्रेशन होगी, या टोटल एक्सकन होगा, तो वो हाइपोथायराइड होगा, या वो क्रॉनिक हाइड्रोजेनिक स्टीरॉयड ले रहा होगा, या उसको टीबी हुई होगी, तो उसको एड्रिनल इनसफिशिएंसी होगी। तो ये जो है आपने लाजमी देखना है। तो सप्लीमेंटल क्राइटेरिया अगर आप याद करें तो अच्छी बात है, ना याद करें तो ऊपर वाले 5 पॉइंट आपको लाजमी आने चाहिए। अच्छा, अब ये मेरे सर ने, एपी ने मेरे से पूछा था कि अगर आप SIADH के पानी को पेशेंट को नॉर्मल सलाइन की एक बोतल चढ़ाओगे तो क्या होगा? जब SIADH के पेशेंट को नॉर्मल सलाइन लगा दोगे तो पानी फिर वो पकड़ लेगा, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है? वो पानी का पानी को पकड़ने वाला सिपाही है। लेकिन चूंकि बीएनपी सोडियम, जो बोतल में सोडियम था 154, वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो पानी 1 लीटर आपने भेजा है उसको एडीएच पकड़ लेगा। तो 1 लीटर पानी सूप में आपने और डाल दिया है तो हाइपोनेट्रीमिया वर्स करेगा। ये हमेशा ऐसे ही एडीएच को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है कि आपने उसको फ्लूइड दिया, और उसकी जो ऑस्मोलैलिटी है वो और कम हो जाएगी। दिस इज हाउ SIADH
जो है वो बिहेव, और इसका जो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन है वो प्रेगनेंसी में भी यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है, और यहाँ पे भी प्रेगनेंसी के जो स्टोन है, कैल्शियम फास्फेट स्टोन है, और जो एडीपीकेडी के स्टोन है वो यूरिक एसिड स्टोन है, और जो टोपिरामेट के स्टोन है वो भी कैल्शियम फास्फेट के स्टोन है। और जो सबसे ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है वो आपके एडी टीकेडी के पेशेंट है, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज। वो पेशेंट या डायबिटिक होंगे, या वो पेशेंट में हाइपरयूरेसीमिया की हिस्ट्री होगी, या फैमिली हिस्ट्री होगी, ब्लैंड यूरिन सेडिमेंट होगा, यूरिन में कोई खास प्रोटीन हीमाचूरिया नहीं होगा, श्रंकन किडनी हो जाएंगे, मेडुलरी सिस्ट मिलेंगी आपको, और 4 म्यूटेशन मिलेंगी, या वहाँ पे रेन की म्यूटेशन होगी, या यू मक की म्यूटेशन होगी, या वहाँ पे हनीफा बीबी होगी, HNF1B, हेपेटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर जो भी है, मैं तो उसको याद करने के लिए हनीफा बीबी कहता हूँ। HNF1B उसकी म्यूटेशन होगी, रेन की म्यूटेशन होगी, और यू मक की होगी, और एक और भी है तो वो यू मोड की। तो ये चारों म्यूटेशन जो है वहाँ पे आपने याद रखनी है। अगर ये बच्चा होगा तो वो हेरिडिटरी नेफ्रोनोफिथिसिस होगा, और उसकी मीन एज जो है वो 13 ईयर है डायलिसिस पे जाने की। तो ये जो एडीटीकेडी होगा ये मेल पेशेंट है। तो सिस्ट की जो डीडी एडीटीकेडी है, में ना एडीपीकेडी है। हाइपरटेंशन भी वो उसकी क्लिनिकल फीचर है उसका ना, हाइपरटेंशन भी होता है उसके साथ। यू मोड रिलेटेड रेनन एंजियोटेंशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन भी होती है उसमें ना। ये भी उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ये बुक में ही लिखा हुआ, मैंने आज पढ़ा है। हाँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। तो जब सिस्ट की बारी है तो वहाँ आपका एडीपीकेडी हो गया, एडीटीकेडी हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गया, एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज जो कि 10 to 13 ईयर ऑफ डायलिसिस के बाद होती है वो हो गया, आपका जो लिथियम है उससे छोटी माइक्रो सिस्ट बनती हैं वो हो गया, और जो आपका इसके अलावा भी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज है। तो बाकी वहाँ निपल लिंडाऊ है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कम्प्लेक्स है, और हाइपोकैलिमिक सिस्ट हैं, ओरोफेशियल डिजिटल सिंड्रोम एक है। इन सब में जो है वो सिस्ट होती हैं। जब एडीपीकेडी का सिनेरियो आए तो आपने सीधा नहीं हो जाना एडीपीकेडी पे, पहले आपने एक एक क्वेश्चन करके इन सब को अलग करना है, इनको करने का। वैसे एडीपीकेडी बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने शुरू से ही सपोज कर लिया कि ये एडीपीकेडी है, तो वो आप एक टनल विजन शो करते हैं, तो वो आप के लिए मुश्किल हो जाएगा उसमें पास होना। अच्छा, बहरहाल इसके बाद जो है वो काजेज ऑफ SIADH हैं, ये मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे मुझे। हाँ, बहरहाल ये आप सबके पास बुक तो है। तो काजेज में जो हम उस वक्त पढ़ते थे सबसे ज़्यादा जो है मुझे याद है पल्मोनरी काजेज हम पढ़ते थे। तो किसी किस्म का नमूनिया, यानी वायरल हो जैसे कोविड है, बैक्टीरियल हो, या टीबी हो, या एस्परजिलस का सिनेरियो बहुत आता है पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड में। तो एस्परजिलस जो ब्रांचिंग हाइफी होती है, तो इसका ब्रेन के अंदर भी एस्परजिलस पोस्ट ट्रांसप्लांट करवाता है, जिसमें ये एस्परजिलस को नोकार्डिया से डिफरेंशिएट आप इस तरह करते हो कि करेनियल नर्व भी इसमें उड़ती हैं, और स्ट्रोक लाइक फीचर आते हैं क्योंकि ये इन्वेसिव होती है। तो एस्परजिलस का फंगस बाल भी बहुत मशहूर है, यानी लेटने पे उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। और एक और बाल पड़ा होता है वो निमेटोसील उसको कहते हैं, वो नीमोसिस्टस जीरोविसी में होता है, वो इस दफ़ा आया हुआ था। तो नीमोसिस्टस की जो स्टेन है वो MCQ आता है गोमोरी मिथिनामीन सिल्वर स्टेन होती है, उसको स्पेशल होती है, हम तो उसको गोरी पढ़ते थे। बहरहाल वो गोमोरी सिल्वर स्टेन आपका एस्परजिलस जो है वो कर सकता है, टीबी कर सकता है, SIADH, और बैक्टीरियल नमोनिया और वायरल नमोनिया। मेरी जो वाइफ हैं इनके चाचू थे, उनको नमोनिया हुआ, और उस वो कंटिन्यूअसली हाइपोनेट्रीमिया में जा रहे थे। तो मैंने उनको वो लगवाई, यानी जो बोतलें शोतलें थी। तो हाइपोनेट्रीमिया उनका ठीक नहीं हुआ, फिर वो साउथ सिटी में दाखिल रहे। तो एटलीस्ट एंड पे मुझे पता चल गया था ये नमूनिया है, तो SIADH की वजह से है, तो वाटर रिस्ट्रिक्शन की उन्होंने जो भी, लेकिन पेशेंट तो ठीक नहीं हुआ, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ओल्ड एज में और नमूनिया के साथ ये हम देखते हैं, और ये होता भी है। कार्सिनोमा अगर है तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है, या मुख्तलिफ कार्सिनोमा, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इसमें जो हमारे रिलेटेड है, मैंने कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर और कार्सिनोमा ऑफ यूरेटर याद रखे हुए हैं, क्योंकि ये तो कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट ब्लैडर यूरेटर
ये चूंकि डायरेक्टली हमारे पेशेंट के साथ हैं। लेकिन अगर पीटीएलडी को देखा जाए, पोस्ट ट्रांसप्लांट जो ट्यूमर्स होते हैं, तो वो तो कोई भी ट्यूमर उठ के हो सकता है और हमारे पेशेंट के साथ फिर सारे रिलेटेड बनते हैं। नर्वस सिस्टम अगर देखो तो बैक्टीरियल हो, फंगल हो, आपकी जो भी इनकफ्लाइटिस हो, उन सब में जो है ये हो सकता है। तो बैक्टीरियल इनकफ्लाइटिस आपको पता है कि वही तीन बैक्टीरिया हैं, एच इन्फ्लुएंजा, स्टेप्टोकोकस नमूनी, नज़ेरिया मेनिंजिटाइडिस, ये सबसे ज़्यादा मशहूर हैं जो इनकैप्सुलेटेड हैं। और फंगस में क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंट्स, वो भी इनकैप्सुलेटेड है। फिर अभी जिसकी बात की आपकी अस्परजिलस का आता है, नोकार्डिया का आता है। अच्छा, जब आपने लिविंगस्टन पढ़ी थी तो वहाँ लिखे हुए हैं दो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग राड, एक नोकार्डिया ब्राजीलियंसिस है और एक एक्टिनोमाइसिस इसराइली है। एक्टिनोमाइसिस इसराइली तो वो डिस्चार्जिंग साइनस करता है, पस करता है जख्म, फिर सल्फर ग्रेन्यूल्स जेलो। लेकिन ये नोकार्डिया का एमसीक्यू आता है और ये हमारे टोक्स में मॉक एग्जाम में था। तो ये ब्रेन के अंदर जो है एसओएल करता है। तो वो जो एसओएल का टोक्स आएगा तो उसके चार डीडी होते हैं, या तो नोकार्डिया होगा, या वो अस्परजिलस होगा, या वो बिलियम वाला जो मशहूर मशहूर होता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई। और जो इसके अलावा है वो पीटीएलडी है, या ट्यूबरकुलस के जो ट्यूबरकुलोमा होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे कोई भी हो तो ये सारे जो है आपके क्या करवा सकते हैं, SI ADH करवा सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोकेफलस है। हाइड्रोकेफलस का हमारा एक एमसीक्यू आता था, तो मैंने उसको याद किया था गुड्डा, GUDH। तो जो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस होता है, उसमें जी से गेट डिस्टरबेंस, यू से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, डी से डिमेंशिया और एच से हाइड्रोकेफलस। तो हाइड्रोकेफलस अगर एक किसी पेशेंट का वो बताएं कि गेट भी उसकी ख़राब है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस शुरू हो गई है और उसको डिमेंशिया भी है, तो उसका हमेशा आपने सीटी और एमआरआई क्लिक करना है, क्योंकि उसको जो है वो हाइड्रोकेफलस डेवलप हो रहा है। तो इधर भी हाइड्रोकेफलस लिखा हुआ है। राकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर, आपको याद होगा कि आखिर पे जब हम बैक्टीरिया पढ़ते थे तो वहाँ पे दो लिखे होते थे, एक क्लेमेडिया और एक रिकेट्शिया। ये दोनों इंट्रासेलुलर हैं। क्लेमेडिया तो हमारा एटिपिकल नमूनिया करवाता है, उससे ज़्यादा जो है रेटर सिंड्रोम है, कैनाट सी, कैनाट पी, कैनाट क्लाइंब अ ट्री, वो मशहूर होता था। यानी UTI, यूवीआइटिस और कैनाट सी, कैनाट पी, हाँ, और आर्थराइटिस। और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम लिखा होता था, उससे आगे लिखे होते रिकट्शिए। तो रिकट्शिया रिकट्शी होता था, रिकट्शिया प्रोवेजेकी होता था और टाइफस होता था। और तो वो जो रिकेट्शी हैं एक्चुअली वो इस तरह के जो है रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर करते हैं। तो उनका आपने एक न्यू ये फीचर याद रखना है, SI ADH। एक्यूट साइकोसिस है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपका लिखा हुआ है। इसके जो है ना, हमने कल पूरा शॉर्ट केस किया, दुआ बाजी दुआ, डायबिटीज, यूरीमिया, अल्कोहल, अमेलोडोसिस, B12 डेफिशिएंसी, GBS और ड्रग्स मल्टीपल। और एक का आपको नहीं बताया था, वो था लेप्रोसी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, MS है, यानी ब्रेन की जितनी आपको याद है। इवन GBS है, GBS का भी शार्ट केस आता है। GBS का ये जो वेरिएंट है, इसको मिलर फिशर वेरिएंट कहते हैं, और ये ऊपर से आता है और साथ कैरेनियल नर्व की पल्सीज भी करवाता है। और एक्यूट इंटरमिटेंट परफेरिया लिखा हुआ है। मैंने एक पेशेंट देखा है एक्यूट इंटरमिटेंट परफेरिया का, इनको एब्डोमिनल पेन होते हैं। और ये वो पेशेंट होते हैं जिनमें एंजाइम यूरोपरफोरेजन डी कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। हमारी नेफ्रो में ये इसलिए रिलेटेड है कि सन एक्सपोज एरिया पे अगर उन्होंने बता दिए कि ब्लिस्टर बन रहे हैं, डायलिसिस का पेशेंट है, उसको मल्टीपल आयरन की ट्रांसफ्यूजन हुई, तो वो अक्यूट इंटरमिटेंट परफेरिया होगा। अदर में HIV है। HIV की आपको तकरीबन 7-8 बीमारियां बताई थी कि HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी है, जिसको हैवान हम कहते हैं, जिसमें नेफ्रोमेगेली होती है। फिर HIV एसोसिएटेड इम्यून मीडिएटेड डिजीज है, कोलैप्सिंग FSGS है। HIV एसोसिएटेड TMA है। HIV एसोसिएटेड MPGN है। और HIV की जो ड्रग है टेनोफोवीर, यानी 3 ड्रग है ना मशहूर, इंटीग्रेज इनहिबिटर, डोलोटिकारावीर, लेमिवोडिन और टिनोफोवीर। टिनोफोवीर में फिर TDF और TAF आपको बताया था। तो TDF फनकनी सिंड्रोम करवाती है। जो फनकनी सिंड्रोम की अदर काजेज हैं, उसमें आपका मल्टीपल मेलोमा है, उसमें आपका डेंट डिजीज का सिनेरियो आता है, उसमें आपका लोवी आता है, उसमें सिस्ट, उसमें वो जो हफी जीन म्यूटेशन का हीमोक्रोमेटोसिस होता है, उसमें विल्सन डिजीज है, उसमें ट्रांसप्लांट है। तो ये और हैवी मेटल, लेड, कैडमियम, मरकरी, तो ये आपने याद रखने हैं। और जो विल्सन डिजीज का वहाँ MCQ आता है, उसमें जो है वो लॉस ऑफ ब्रुश बॉर्डर होता है, साथ रूबिनिक एसिड स्टेन का वहाँ पे आपसे पूछते हैं।
प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज के बाद भी जो है ये SIADH हो सकता है। हमारी एक्सरसाइज के साथ जो एसोसिएटेड है वो आपकी जो मायोग्लोबिनूरिया है, तो वो ज़्यादा उसमें होता है, CKMB जीन, सॉरी, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो आगे हम इसको देखते हैं थोड़ा सा कुछ और टेबल्स जो थी वो। अच्छा जी, तो एक्यूट अगर है less than 48 आवर, तो अभी इसका मतलब है ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अभी तो ब्रेन ने अपने ऑस्मोल ज़ाय नहीं किए, उसने अपने ऑस्मोल पकड़े हुए हैं। बाहर की ऑस्मोलैरिटी 275 है या 260 है, 265 है। ब्रेन की तो 285 है या 280 तक हुई है, तो फौरन करेक्ट करो उसको। आपको कन्फर्म है less than 48 आवर है, तो उसको दो हेपाटोनिक सिलाइन। 3% हमारे पाकिस्तान में नहीं आता, तो हम यूजली ये करते थे कि नॉर्मल सलाइन में 4 to 5 या 6 to 7 एम्प्यूल सोडा बाइकार्बोनेट के डाल के तो वो लगा देते थे। तो 1 to 2 ml/kg पर आर होता है, तो मैक्सिमम मैंने पढ़ा हुआ है, यानी एक जगह पे लिखा हुआ है 150 ml आप दे सकते हो। तो अगर 70 के हिसाब से लगाएं तो 70 × 2 140 बनता है। तो यूजली इतना ही देते हैं। और साथ कुछ लोग फिरोसिमाइड भी दे देते हैं कि कुछ पानी भी निकल जाए, तो उसमें सोडियम थोड़ा सा अप हो जाएगा, यानी एक्यूटली उसको ट्रीट कर सकते हो। जो क्रोनिक है, तो उसमें आपने अब देखना है कि उसमें सिम्टम है या नहीं है। सिम्टम है तो थोड़ा सा अग्रेसिव होना है, लेकिन इतना नहीं कि फिर ब्रेन का ODS करवा दो। तो आपने हाइपरटोनिक सिलाइन देना है 1 to 2 ml/kg अगर सीजर है। अगर सीजर नहीं है तो फिर उसको एथोटोनिक सिलाइन दो, और साथ उसको थोड़ा सा पानी निकालो जेंटली, फिरोसिमाइड आपने दे दिया, और साथ उसकी वाटर रिस्ट्रिक्शन करो। वाटर रिस्ट्रिक्शन का पूछते हैं, कहीं पे 800 ml/डे लिखा हुआ है, कहीं पे 1 लीटर/डे लिखा हुआ है। तो आपने सीरम करेक्शन मोर देन 12 मिलीमोल/24 आवर नहीं करनी। आपने 6 to 8 जो है उसका गोल रखना है 24 घंटे में। और अगर आपने उसको साथ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट देखनी है, तो रिवर्सिबल काजेज SIADH का नमूनिया है, उसको करेक्ट करो, वाटर रिस्ट्रिक्ट करो। और मैंने एक फार्मूला बनाया था SIADH को करेक्ट करने का, DU डाइजूरेटिक्स हो गए हमारे, फिर उसी में वगैरह यूज से यूरिया हम देते हैं 33 अपना 30 to 60 मिलीग्राम, कहीं लिखा हुआ है कहीं 15 to 60 मिलीग्राम। एल से जो है वो लिथियम है, डिमिकोसाइक्लिन है, 15 से और 60 ग्राम है सर। हाँ ग्राम, हाँ यूरिया मिलीग्राम में नहीं होता, ग्राम में। बहुत शुक्रिया। और V2 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो दल्लत फार्मूला था ना, DU-LLT, तो एक D से डिमिकोसाइक्लिन है, U से यूरिया है, एक D से डाइयूरेटिक्स है, L से लिथियम है, और T से जो है वो टलवेप्टन है। तो आपने ये आप दे सकते हो। इसका बहरहाल यही तरीका होता है कि टलवेप्टन वो इसलिए दे रहा है कि जब हम कुकर पे कोई चीज़ रखते हैं, तो साथ उसका ये है कि फट ना जाए, तो ऊपर से थोड़ा सा उसका वाल भी खोल देते हैं। तो वो इधर से क्या कर रहा है कि अगर वो डायूरेटिक दे रहा है, या तो फिर थोड़ा सा टॉलवेप्टन वगैरह भी दे देते हैं कि बहुत रैपिड करेक्ट ना हो जाए। तो क्रॉनिक में हमेशा खौफ रखना है, डरना है कि पेशेंट को कहीं ऑस्मोटिक डीमेलिनेशन जो है वो हमारी तरफ से एट्रोजेनिक ना हो जाए। तो क्रॉनिक एसिम्प्टोमेटिक हेपेटाइटिस, पहले नंबर पे आपने फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बोलना है, फिर आपने डिमिकोसाइक्लिन बोलना है, उसकी डोज आपने याद रखनी है। ये डिमिकोसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में है ना, डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, डिमिकोसाइक्लिन, ये मैंने वहीं पढ़ा हुआ था। तो ये वहीं से है। ये आपकी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडस की काज हैं दोनों, डिमिकोसाइक्लिन और लिथियम। और यहाँ पे ये उसकी ट्रीटमेंट है। तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं उसकी ट्रीटमेंट। इसका फार्मूला आपने बस DU-LLT वाला दल्लत रखना है, ताकि आपको याद हो। अगर DLT सिंपल याद करेंगे तो HIV का होगा डोलोटिगरावीर, लेमिवोडिन और टेनोफोवीर। अगर DU-LLT वाला याद रखेंगे तो वो आपका SIADH का है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, लिथियम, डिमिकोसाइक्लिन, वेपटन्स, फिरोसिमाइड और यूरिया जो है 15 to 60 ग्राम या 30 to 60 ग्राम/डे जो है आपने देना है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। कुछ और भी है तो मैं एक दफ़ा इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर लूँ। सोडियम हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये तमाम सल्यूट्स का बादशाह है, और पानी सबसे ज़्यादा इसी के साथ मुंसलिक है। तो जितना ये एक्टिव रहेगा, तो ये पानी को अपने साथ जोड़े रखेगा।
तो मेलिग्नेंसी, ड्रग्स, लंग कैंसर और ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, सीएनएस की काजेज। ड्रग्स आपको थोड़ी सी बता दूं, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली हमारी नेफ्रो की ड्रग है, मैंने तो साइक्लोफॉस्फामाइड को ऊपर रखा हुआ है क्योंकि ये करवा सकती है, और दूसरा मैंने एक्सटेसी या एम्फिटामीन को याद रखा हुआ है क्योंकि ये अभी पीड्स में जो टॉक्स आया था उसमें उन्होंने, बच्चे का एक पेपर था तो उसने कोई ड्रग खाई तो उसके बाद जो है उसका हाइपोनेट्रीमिया था, उसको फिट्स थे, तो लोगों ने मेनिंजाइटिस इनकफ्लाइटिस बनाया। अभी मेरे साथ आरिफ पास हुआ है तो उसने बताया था कि सर पॉइजनिंग हो सकती है। तो एम्फिटामीन मेरे एक दोस्त ने खाई है, मुझे तो नहीं मिली, मैंने मिथाइल फेनिडेट खाई थी इसकी जगह पे तवज्जो चेक करने के लिए, क्योंकि ये अटेंशन डेफिसिट हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर का होता है, तो इससे फोकस एग्जाम में बहुत बढ़ जाता है। तो इसके अलावा जो आपकी एसएस आ रही हैं जिसमें एस्टेलोप्राम है, सिटेलोप्राम है, फ्लाक्सीटीन है, ट्रनाइल सिप्रोमीन है, प्राक्सीटीन है, या सन्ड्री है। सन्ड्री आपकी वही है डोलॉक्सीटीन और वेनलाफेक्सिन। डोलॉक्सीटीन डायबिटिक न्यूरोपैथी में कल आपको पढ़ाई थी। एंटीसाइकोटिक पुरानी होती थी, यानी हेलोपेरिडोल होती थी, एरिपिप्राजोल, क्लोजापिन, ओलंजापिन, क्विटापिन, रेस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, ये न्यूअर आ गई है ना आजकल, खासकर ओलंजापिन और ये यूज हो रही हैं आजकल। तो पुरानी जो थी वो जो कि सस्ती थी, उनके साइड इफेक्ट ज्यादा थे, तो हेलोपेरिडोल उन्हीं में से है। और कार्बामेजिपिन और ऑक्स कार्बामेजिपिन। तो कार्बामेजिपिन अगर आप देखेंगे तो टेकडोलोरेक्स जो दांत का दर्द था उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस थी, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी ड्रग ऑफ चॉइस थी, और सीजर डिसऑर्डर जो बच्चों में होते हैं, खासकर जो सीपी चाइल्ड है उनमें बहुत चलती है कार्बामेजिपिन। लेकिन मैं इस पे क्यों इतनी बहस कर रहा हूँ, क्योंकि नेफ्रोलॉजी में जब इंड्यूसर ड्रग की बात होती है तो मैं वहाँ पे सिपर फार्मूला लगाता हूँ। सी से कार्बामेजिपिन, फेनिटैन, फेनोबार्बिटोन और रिफाम्पिसिन और कैस्पोफंजन, ये इंड्यूसर हैं। और जो इनहिबिटर हैं कीटोकोनाजोल, रिटोनावीर, ग्रेपफ्रूट जूस, आइसोनियाजेड, क्लेरिथ्रो, एजिथ्रो, बाकी सारे जो है स्पेशली जो विरापामिल है, वो सारे इनहिबिटर हैं। सर हम भी तो अपना फार्मूला ऐड मुझे कर दें इसमें? प्लीज प्लीज प्लीज। सर हमने फार्मूला बनाया हुआ है इसका, R2P2C2, इंड्यूसर्स के लिए ना। जी जी, ठीक है। उसमें वही वाला है, क्या कहते हैं, R2 से क्या है, रेफाब्यूटेन है, और मतलब अभी आपने मेडिसिन जो हो रिफाम्पिसिन, की, और रेफाब्यूटिन रिफाम्पिसिन, और हाँ जी। रिफेम्पिसिन है, और पी से है फेनिबार्बिटल, और एक दूसरा फेनिटोइन है ना, और फेनोपार्बिटन, सी से है ठीक है। कैस्प्रोफंगन, और साथ में कार्बामेजिपिन। कार्बामेजिपिन, और एस डी जॉन्स वार्ड, वो मतलब, हाँ यही वाला का हाँ, आर। स्टीम वाट बहुत जबरदस्त। ये बहुत अच्छा आपने बताया, और इनहिबिटर का भी बता दें कोई है तो। बस उसमें यही वाले 5 क्लासें मोटी मोटी वो करके रखी हुई हैं कि भाई यार, सबसे पहले तो वो ये एजोल्स हो जाएंगे ना, मतलब एंटीफंगल हो जाएंगे ना, फिर स्टेटन हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये हो जाएंगे कि भी मतलब जो इसके वाले सर सिमेटिडीन ये हो इसका गया। सर इसका एक फार्मूला था, थर्ड ईयर में लेकर था ना आपके प्लान में, sickphase.com, SICKFACE.com। इस से सोडियम अल्पोरेट था, आई से INH था, सी से सिमेटिडीन था, के से केटाकोनाजोल था, एफ से फ्लूकोनाजोल था, ए से अल्कोहल था, और FACE, सी से पता नहीं कुछ था सर, और ई से एरिथ्रोमाइसिन था, और फिर सी से जो था वो कोई और ड्रग्स था, और ओ से ओफ्लॉक्सासिन, एम से मेट्रोनिडाजोल था। सिप्रो, सिप्रो भी है, हाँ सिप्रो और क्लरिथ्रो, ये सारे इनहिबिटर हैं हाँ बारह। ये इंड्यूसर यस। याद कर लो तो ये बाकी। सर तो के प्लान में हाँ लिखा था सर, थर्ड ईयर मैंने में। तो इंड्यूसर याद किए हैं, उसके अलावा बाकी जो होते हैं वो रूल आउट कर लेते हैं उससे ना। हाँ बस बस बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल ये है कि एक सिनेरियो एमसीक्यू आता है वहां पे SIADH का, तो वो पोस्ट सर्जरी पेन की वजह से होता है। तो पोस्ट सर्जरी पेन की वजह से याद रखें कि SIADH होता है। और मेरे ख्याल में एक कॉमन डे, मैं जब पीजी था ये केस एक आया भी था इस तरह का। HIV एड्स का याद कर लें, मैंने इस पे बताया था कि HIV का एक नया ये रोला खुला है। अच्छा, HIV जो है ना वो फिब्रिलरी GN भी करवाता है। तो फिब्रिलरी GN में जो है ना वो जो पॉलीक्लोनल वाली वाली होती है, 10 से 30 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, और 20 to 30% वो RPGN करवाती है, तो HCV की वजह से होती है। वहां पे भी HIV लिखा हुआ है, तो HIV की एक और भी अपने तरफ से जो है वो ऐड कर दें। और मैराथन रनर जो होते हैं ना पोस्ट रेस, उनको बहुत ज्यादा सीजर होते हैं, और उनका अक्सर साइज इंड्यूस्ड SIADH होता है। कुछ लोग हम ये समझते थे कि कुछ लोग
कुछ लोग ये समझते थे कि जो मैराथन रनर होते हैं जब वो भागते हैं तो वो ना शायद उनका स्वेटिंग ज्यादा होती है तो उसकी वजह से सोडियम उनका बहर ज़ाय हो जाता है, और वो फिर नॉर्मल सलाइन या पानी पीते हैं। वो इतने कमले नहीं होते, वो भी ओआरएस और बाकी चीजें लेके फिर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज इंड्यूस ऐसा ये डीएच होता है जो उनको। और ये पेशेंट होते हैं जो ऑस्मोटिक डीमैलिनेशन के लिए बहुत वो होते हैं, तो इनको बड़ा अर्ली ट्रीट करना होता है। अच्छा, बहरहाल हाइपर वोलेमिक वाला हार्ट फेलियर, लिवर सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको याद हो गया इंशाल्लाह। और सिम्टम आपकी सेवेरिटी पे थोड़ा ज़्यादा डिपेंड करती हैं, और ड्यूरेशन पे, ड्यूरेशन तो हमने डिस्कस कर लिया। 130 to 134 तक को माइल्ड लिया जाता है, इसमें वही मतलब फटीग हो सकती है, हेडेक, नाजिया, और शायद थोड़ा सा हैंगओवर भी हो जाए। मॉडरेट में 120 to 129, कन्फ्यूजन की स्टेट हो सकती है, रेस्टलेसनेस, क्योंकि इसमें ब्रेन सेल स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है ना, बहर से वो पानी घुसने की कोशिश करेगा। लेस देन 120 वाला सवियर है। तो उस समय में जब इस प्रैक्टिस करेंगे, अभी एक पेशेंट के 121 था, पेशेंट सुकून से बैठा हुआ था, तो 100% कन्फर्म है कि वो कराने के। तो उसने डाइट में बिल्कुल सोडियम छोड़ा हुआ था। मैंने कहा यार दोबारा इसको थोड़ा थोड़ा शुरू करवाओ, मैंने उसको अग्रेसिव ट्रीट नहीं किया। तो बहरहाल जब लैब्स की बात आए तो आपने सोडियम ग्लूकोज पीजूएन करवा लेना है। यूरिनरी जो सोडियम आपने कहा जो फीना गलत लिखा हुआ था, बहुत अच्छी बात आपने बताई। यूरिन ऑस्मोलैरिटी, एडीएच का बटन ऑन है या ऑफ है। वॉल्यूम तो आपने आंखों से देख लेना है, और सनेरियो में वो आपको वॉल्यूम देगा, आप याद रखना, या वो एक्जिला ड्राइनेस ये इस तरह की देगा, या कैपिलरी रीफिल टाइम देगा। तो उसमें आपने बड़ा मोहतात जो है रहना है। अच्छा, एक सवाल होता है कि SIADH और सेरिब्रल साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो SIADH वाला जो पेशेंट होता है ना, वो यू वोलिमिक होता है। और जो आपका सेरिब्रल साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम वाला होता है, उसका क्या मसला होता है कि वो डिहाइड्रेटेड होता है। एक डिफरेंस तो ये है, दोनों में ब्रेन की हिस्ट्री हो सकती है, वहां पे भी स्ट्रोक के बाद वो हो सकता है, वो भी स्ट्रोक के बाद हो सकता है। वो वॉल्यूम देने से बेहतर होता जाएगा, ये वॉल्यूम देने से और खराब होता जाएगा। दोनों में फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ फास्फेट ज्यादा होती है, लेकिन जब उसका वॉल्यूम पूरा हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, ये नहीं ठीक होगा। दोनों में फंक्शनल एक्सक्रीशन, तो बहरहाल वो बहुत रेयर है। आपने कभी नहीं बोलना, एक तो गायनी का जब केस है वहां पे आपने एक्यूट कार्टिकल नेक्रोसिस कभी नहीं बोलना, आपने ATN पे आके रुक जाना है। अगर वो कहे और फिर आपने बोलना है। तस्वर अगर भाई, वो और नहीं बोल। भाई वो मैं इसको वो कर दूं, पेपर लीक आउट कर दूं, जो एमसीक्यूज आता रहता है जिसके ऊपर ना हमारी तो 2-3 अटेम्प्ट्स लग गई थी रिटर्न में ना, डिस्कस होता रहना। जो ये वाला हम पहले याद करके जाते हैं कि हाइपोवोलीमिया और यूवोलीमिया, SIADH और सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग, लेकिन रिटर्न में ना एक एमसीक्यूज आता है कि भी इन दोनों में हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन SIADH और उसमें ना यूवोलीमिया या हाइपोवोलीमिया नहीं लिखा होता, उसके अंदर ना हेमेटोक्रेट लिखा होता है कि हेमेटोक्रेट से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम ना। हाँ, ठीक वो है, सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग में हेमेटोक्रेट वेरी हाइपोवोलीमिया गुड। की वजह से ज्यादा हो जाता है, और SIADH में ना हेमेटोक्रेट लो हो जाता है ना, हाइपरवोलीमिया की वजह से ना। तो जिंदाबाद ये जिशान मैंने कहा, भाई। ये मैं बता दूं, ये अभी भी था एमसीक्यूज ऐसे। ये हर दफा आता है, हर दफा, सही कह रहे हैं। लॉन्ग लिव जिशान भाई। तो बहरहाल आज बहुत शुक्रिया जिशान भाई। आज का केस को वाइंड अप कर रहे हैं, मैंने आज लाहौर जाना है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी फिर मिल के जो है केस भाई करते रहेंगे, भाई कल इसके माजरत, फार्मूलों पे मैं डिस्कस तस्वर करते हैं भाई और इस पे इसमें ना टॉक्स देंगे एक आपको। वो टेबल है वो तो पढ़ लें, क्योंकि वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो टेबल 9.4 है, पेश पर्सन एट रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन विद हाइपोनेट्रीमिया, सारे सारे के हाँ सारे हाँ, एमसीक्यूज जो भी होंगे ना ये वो ये बनेंगे इसी, रहेगी। आपको ना यहीं से ही क्लू मिलेगा कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा ना। और ये टॉक्स में भी इसका जो भी सिनेरियो आता है उसमें यही वाली वो होती है, इन्हीं में से 6 से 7 क्राइटेरिया में से कोई एक चीज आई हुई होती है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये मैराथन रनर वाला आता है, सेरेब्रल एडिमा, क्योंकि ये देखे ना एक्यूट होते हैं ना ये सारे इवेंट, एक्यूट में सेरेब्रल एडिमा बहुत ज्यादा होता है। ये मैराथन रनर हो गए आपके, पेशेंट विद द पॉलीडिप्सिया सेकेंडरी टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ये बहुत ज्यादा पानी एकदम ही पी लेते हैं। और आपकी एल्डरली वुमेन टेकिंग थायराइड डाययूरेटिक, इनके दो मसले होते हैं। एक तो एल्डरली वुमेन का, वो आपको पता है ना, वो बियर प्रोटोमानिया वाला, इनका स्लूट इनटेक कम होता है, ऊपर से थायराइड ले लिए तो ये सारे का सारा जो है मसला हो जाएगा।
बच्चे और जो बड़ी उम्र के हैं वैसे भी फ्रेजाइल होते हैं। जो है इनके एक तो ओल्ड एज में जो है ना ब्रेन का वो सलकाए गहराई का भी इशू आ जाता है। तो ये आपने इसको हैप्क्सीमिक पेशेंट का मैकेनिज्म मुझे नहीं आता। शायद इनमें भी कोई इसी तरह का होगा, ये कोई देख के फैजान आप मेहनती बच्चे हो ये शेयर कर देना। और ये ओडीएस किस में होता है ये भी जिशान भाई बिल्कुल कह रहे हैं, मैंने ये टेबल पिक्चर बनाई हुई थी बस वो भूल गया। तो लिवर ट्रांसप्लांट के जो रेसिपिएंट हैं वहाँ पे ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, ये मकसद क्या है आपको? इसका मकसद ये है कि आपका ब्रेन का जो सेल है वो श्रिंक हो रहा है। ब्रेन का जो सेल है वो श्रिंक हो रहा है। लिवर ट्रांसप्लांट के जो रेसिपिएंट हैं अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं, मेल नरिश्ड पेशेंट्स हैं, अब हाइपोकलीमिक पेशेंट्स हैं, बर्न पेशेंट हैं, अल्डरली वुमेन टेकिंग थायराइड दोनों तरफ आ गया है। हाइपोक्सीमिक पेशेंट दोनों तरफ आ गया है। सवियर हाइपोनेट्रीमिया लेस देन 105 आ गया। जितना हाइपोनेट्रीमिया ज्यादा था आपने उसको अर्ली करेक्ट किया। बाकी अगर आप पेशेंट देखें ना अल्कोहलिक मेल नरिश्ड, अब इनमें ऑर्गेनिक सल्यूट कम है, तो वो पहले से ही कम है, ब्रेन ने अपने भी थ्रो कर दिए हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट वाले भी वही है ना, बेसिकली सीएलडी पेशेंट्स हैं, मेल नरिश्ड होते हैं, ट्रांसप्लांट ऐसे तो नहीं होता। तो ये वो पेशेंट है जिनके पास ऑर्गेनिक सल्यूट नहीं है, याद रखें। ऑर्गेनिक सल्यूट है नहीं, ऊपर से आपने ब्रेन ने अपने वॉश किए हुए हैं और आपने रैपिडली करेक्ट कर दिया सोडियम, तो ओडीएस हो जाएगा। आई होप कि यू विल रिमेंबर इट। ब्रदर इजाजत। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाइयों, बहुत शुक्रिया। आप डिस्कस करें, मैं जरा जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जिशान भाई, जी जी भाई।